हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम पढ़ रहे थे गोनेट्स कि गोनेट्स क्या होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। तो हमने दो तरह के गोनेट्स देखे थे, एक मेल गोनाड देखे थे, एक फीमेल गोनाड देखे थे। मेल गोनाड को हमने टेस्टिस बोला था और फीमेल गोनाड को हमने ओवेरी बोला था। टेस्टिस और ओवेरी दोनों यानी वर्षण कहाँ होते हैं? स्क्रोटम सेक होता है जिसके अंदर होते हैं, बाहर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, ये बॉडी से बाहर होते हैं। क्या रीज़न है कि ये हमारे शरीर से बाहर होते हैं? शरीर से बाहर होने का जो बच्चों रीज़न है, इनको निम्न तापमान चाहिए। हमारा जो बॉडी का तापमान होता है उससे कहीं कुछ कम तापमान की आवश्यकता होती है इनको शुक्र जनन करने के लिए, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए इनको थोड़ा कम तापमान चाहिए, इसलिए ये हमारी बॉडी से आउटसाइड में होते हैं। और ये क्या स्त्रावित करते हैं? ये शुक्र जनन का प्रोसेस करते हैं, शुक्र जनन को करते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स को स्त्रावित करते हैं। हमने ये देखा था। अब कौन करवाता है इसको? कंट्रोल कौन करता है? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है GH। वो कौन स्त्रावित करता है बच्चों? जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो इसको स्त्रावित करती है और वो स्त्रावित करके इसको क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसमें LH एंड FSH जो आते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है LH जिसको हम बोलते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पे शुक्र जनन के प्रोसेस को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, जो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, उसको करता है। अब अपन दूसरी ग्रंथि के बारे में देखेंगे, ओवरी, जिसको हम अंडाशय बोलते हैं। अब अंडाशय क्या करता है? अंडाशय का क्या कार्य होता है? ये oogenesis करता है। oogenesis को अंड जनन का प्रोसेस करता है, यानी ये अंडाणुओं का निर्माण करता है। अंडाणुओं का निर्माण बच्चों ये कैसे करेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने एस्ट्रोजन, ये है हार्मोन, अंडाशय की ग्रेफियन पुट्टिका की थीका इंटरना से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? थीका इंटरना, जो हमारे ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स की बेटा अगर मैं बात करता हूँ कि ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बनाने जाऊँ कि ये, अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये ओवेरी का चित्र है, तो ये अगर ओवेरी का चित्र मैं आपके सामने बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कहाँ पे कुछ रुधिर वेसल्स, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जहाँ पे कौन बहता है? रुधिर बहता है। अब यहाँ पे बच्चों एक्चुअल में होता क्या है? यहाँ पे समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा? मियोसिस होता है, समसूत्री विभाजन नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ फॉलिकल्स का बनना स्टार्ट होता है, कुछ सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? फॉलिकल्स बनाती हैं। इनको अपन प्राथमिक फॉलिकल बोलते हैं, मतलब प्राथमिक पुट्टिकाएं बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफ। ये यहाँ से ये बनाता है प्राथमिक यानी प्राइमरी फॉलिकल बनाता है। फिर ये यहाँ पे बनाएगा, आपके यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल के बाहर क्या बनाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स का। सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा यहाँ पे, इस तरीके से ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाएगा। फिर आगे जाने के बाद में बच्चों ये क्या करेगा? टर्सरी फॉलिकल का निर्माण करता है। यहाँ से इस तरीके से टर्सरी फॉलिकल या फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स बना लेगा, जिसको हम ग्रेफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। जो कौन सी कंडीशन आ गई? ग्रेफियन फॉलिकल्स यानी ग्राफियन पुट्टिकाएं जिसको बोलते हैं, ये ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते हैं, ये किसका स्त्रावण करते हैं? एस्ट्रोजन का स्त्रावण करते हैं। जो आपका एस्ट्रोजन है उसका निर्माण करते हैं। एस्ट्रोजन क्या है? एक फीमेल हार्मोन है जो महिला को महिला के लक्षण प्रभावित, महिला के लक्षण उनके अंदर शो करता है। फीमेल हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ से स्त्रावित होता है? फीमेल हार्मोन यहाँ पे ये ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल था और ये कौन सा था? प्राइमरी फॉलिकल। ये कौन होगा बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल। और ये लास्ट में बनेंगे आपके ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल्स। 14th डे आपका एग जो है यहाँ से रिलीज होता है। फिर इसके बाद में बनता है कार्पस ल्यूटियम। फिर क्या बनता है आपका? कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम भी एक तरीके से ग्रंथि की तरह है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करता है। तो ये बात आप मेरी अच्छे से याद रखना, इसको अपन ओवम बोलते हैं। ओके, ये 14th डे ओवम जो है रिलीज होता है। तो ये सब हम रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रॉन तथा एस्ट्रियोल होते हैं। एस्ट्रोजन प्रकृति में स्टीरॉयड होते हैं, यानी कैसे होते हैं? ये स्टीरॉयड्स होते हैं, स्टीरॉयड्स। ओके, ये कैसे होते हैं बेटा? स्टीरॉयड्स होते हैं।
और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि ये कैसे होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। और फंक्शन की बात करें हम, एस्ट्रोजन की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसके कौन कौन से कारण हैं, वही जो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के थे। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के क्या फंक्शन थे, मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी द्वितीय लक्षणों को वो क्या कर रहा था, निर्धारित कर रहा था। जैसे मेल की जो अपनी मर्दाना आवाज़, तो इनके अंदर एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन का इसके अंदर क्या होगा, विपरीत कार्य होगा। एस्ट्रोजन का कैसा कार्य होगा, विपरीत कार्य होगा। उसके अंदर मर्दाना आवाज़ थी तो यहाँ पे कैसी होगी, जनाना आवाज़ होगी, यानी फीमेल वाली आवाज़ होगी, उसका वो निकलेगी, यहाँ पे उसका फॉर्मेशन होगा। वहाँ पे बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं होंगे। वहाँ पे हमारी जो बॉडी है एक मर्दाना शरीर था तो यहाँ पे एक जनाना शरीर होगा, मतलब उसका जो फॉर्मेशन होगा काफ़ी सॉफ्ट होंगे। प्यूबिक बोन्स जो होती हैं हमारी, उसका फॉर्मेशन होगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है यानी जगह जगह पे फेट का डिपोजिशन, जो हमारी वसा का निर्माण होगा। जो नीचे के जो भाग हैं, जननांग जो भाग है, वहाँ पे वसा का जमाव होगा। और जो मेल को आकर्षित करने के लक्षण भी इसके अंदर पैदा होते हैं। और जो दूसरा फंक्शन है वो जो हमारी योनि का निर्माण यानी डेवलपमेंट, विकास होगा यहाँ पे। और क्या क्या लक्षण होंगे, ये सारे होंगे। अब देखो बच्चों, इसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं, यानी फेमिनाइजिंग हार्मोन भी इसको बोला जाता है। एस्ट्रोजन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के दो हार्मोन FSH व LH करते हैं। यह हार्मोन मादा की द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास में प्रेरित करता है। यह स्तन ग्रंथियों का विकास करता है, यानी जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनका भी ये डेवलपमेंट करता है, LH और FSH। यह आवाज़ को पतला बनाता है जिससे जनाना आवाज़ कहते हैं। ये आवाज़ को क्या करता है, देखा होगा आपने कि जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी पतली होती है। उसको वो क्या कहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और पतली आवाज़ होती है। अब यह कंकाल की वृद्धि करता है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें ये क्या करता है बच्चों, वृद्धि करता है। यह कंकालीय पेशियों की वृद्धि करता है, उसको कोमल बनाता है। यह भी रुधिर निर्माण को प्रेरित करता है, लेकिन रुधिर में कोलेस्ट्रॉल स्तर को क्या करता है बच्चों, घटाता है। फेट यानी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको क्या करता है, ये कम करता है। यह चेहरे से हाथ, पैर, वक्ष स्थल तथा उदर में बालों को हटाता है, यानी बॉडी पे जितने भी बाल हैं उनको ये क्या करता है, हटाता है। बगल में तथा जननांगों के समीप बालों की वृद्धि को प्रेरित करता है। वहाँ पे क्या करता है, ये बालों की वृद्धि को प्रेरित करता है। पेल्विक बोन में व्यास को बढ़ाता है, उसका जो डायमीटर है, जो हमारी नीचे का जो पोर्शन है, इसकी जो बोन्स होती है, जो ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, इसको फीमेल्स के अंदर ये थोड़ा बढ़ा देता है, बड़ा करता है। यह भी लैंगिक व्यवहार में क्या करता है बच्चों, परिवर्तन लाता है। जो लैंगिक व्यवहार है, जो सेक्स हार्मोन है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसके अंदर ये व्यवहार लाता है, मतलब फीमेल को, जो मादा होती है, उसको नर की तरफ आकर्षण करने का व्यवहार उसके अंदर पैदा करता है। उदाहरण, मादा नर की ओर आकर्षित होना, मादा का नर की ओर आकर्षित होना। कॉर्पस ल्यूटियम, देखो मैंने बताया था कि किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जब ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर होते हैं और वो एक ग्रंथिनुमा संरचना बना लेता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और जो कॉर्पस ल्यूटियम 14वें दिन जैसे ही, साइकिल चक्र के 14वें दिन जैसे ही अंडाणु रिलीज होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होते हैं, उसके बाद वो एक ग्रंथि जैसी संरचना में बदल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड हम बोलते हैं, कि जो कुछ समय के लिए एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका फॉर्मेशन होता है। अंडाशय में अंडोत्सर्ग के बाद ग्रेफिन पुटिका की थीका इंटरना, इसके अंदर जो ग्रेफिन फॉलिकल होते हैं इसमें भी 2 लेयर्स होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका ग्रेफिन फॉलिकल बना, ये आपका ग्रेफिन फॉलिकल बनता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो इसमें भी थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना होती हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना होती हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना होती हैं, ऐसे थीका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना होती हैं, थीका इंटरना होती हैं, इंटरना होती हैं। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे
कि ये बदल कर पीली ग्रंथि बनाती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसके निर्माण का नियंत्रण LH हार्मोन द्वारा होता है तथा यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसके द्वारा निम्न हार्मोन स्त्रावित होते हैं। इसके थ्रू कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं? बहुत सारे निम्न हार्मोन स्त्रावित होते हैं। और ये कौन सी है? थीका इंटरना। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। हम बात करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है। यह हार्मोन गर्भधारण से संबंधित लक्षणों को विकास को प्रेरित करता है। यानी गर्भधारण, जब मतलब आपका जाइगोट बना, तो जाइगोट बनने के बाद में क्या होता है बच्चों? जाइगोट बन गया आपका, यानी युग्मनज बन गया। युग्मनज के बनने के बाद में क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उसकी जो योनि की जो अपना जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। तो ये क्या करता है? यह हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम, जो आपका यूट्रस होता है, यूट्रस की जो दीवार होती है, बाहर होती है पेरीमेट्रियम, फिर अंदर वाली होती है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम बोलते हैं जिसको अपन मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये वाली जो इसकी होती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो इस एंडोमेट्रियम के अंदर ये क्या करता है? ये वाली जो आपकी सबसे इंटरनल एंडोमेट्रियम है, मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है, तथा इसमें रुधिर परिसंचरण बढ़ जाता है, यानी ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। इसकी कोशिकाओं में वसा व ग्लाइकोजन का संचय हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है बच्चों? जो एंडोमेट्रियम है वो मोटी हो जाती है तथा यहाँ इसमें ब्लड का सर्कुलेशन है, यानी ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब रक्त का प्रेशर इसमें बढ़ जाएगा। स्तन और क्या काम करता है? ये पहला काम क्या हो गया? यह हार्मोन गर्भधारण के संबंधित लक्षणों को विकास, गर्भधारण से संबंधित लक्षणों को प्रेरित करता है। गर्भधारण से संबंधित लक्षण कौन से हैं? गर्भधारण से संबंधित लक्षण है एंडोमेट्रियम है वो फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर है, यहाँ पे रक्त का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, ग्लाइकोजन का डिपोजिशन हो जाता है, और स्तन अधिक विकसित हो जाते हैं। जो स्तन है वो अधिक विकसित हो जाते हैं। दुग्ध ग्रंथियां सक्रिय होकर बड़ी हो जाती हैं। जो मेमरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं, ग्रंथियां हैं, वो क्या हो जाती हैं बेटा? बड़ी हो जाती हैं। और यह भ्रूण के समय गर्भाशय की दीवार में आरोपण यानी इम्प्लांटेशन, यानी ये वाला जो पोर्शन है एंडोमेट्रियम, यहाँ पे आने के बाद में बच्चों यहाँ ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अटैच हो जाता है। कौन? यहाँ पे ये जो आपका एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो किसके साथ कहाँ पे इम्प्लांट होता है? एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है कहाँ पे? एंडोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम के अंदर ये क्या हो जाता है? रूपांतरित हो जाता है। एंडोमेट्रियम में ये इम्प्लांट हो जाता है। ये जो एंडोमेट्रियम है, अंदर वाली इसकी जो लेयर है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। यहाँ पे ये क्या हो जाता है? आरोपण होता है इसका। एंडोमेट्रियम के अंदर एम्ब्रियो का आरोपण कहाँ होगा? एंडोमेट्रियम के अंदर होगा। जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पे एम्ब्रियो का आरोपण होगा, इम्प्लांटेशन में सहायक होते हैं। यह हार्मोन गर्भ अवस्था को बनाए रखता है, अतः इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। जो गर्भ अवस्था है उसको नियमित रखता है और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई इसके बारे में। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की पेशियों में संकुचन को रोकता है, अतः इसमें एंटी एबॉर्शन हार्मोन को स्रावित करता है। अब देखो बच्चों, होगा क्या? अगर गर्भाशय के अंदर संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो एबॉर्शन होने के चांस रहेंगे। मतलब एबॉर्शन का मतलब है कि जो फीटस है, बेबी है, उसके बाहर निकलने के चांस रहेंगे। तो जो 9 महीने की जो साइकिल होती है, जो चक्र होता है, जो हमारा गेस्टेशन पीरियड होता है, जिसके अंदर बच्चे को 9 महीने का टाइम चाहिए, तो उस टाइम तक ये क्या करता है? संकुचन जो होते हैं गर्भाशय के अंदर उनको रोक के रखता है। यानी उनको रोक रहा है, मतलब ये जो हमारी प्रेगनेंसी है उसको एक नियमित रख रहा है कि नियमित वो प्रेगनेंसी जो है वो बनी रहे, ताकि वो वहाँ से बाहर ना निकल जाए। यानी एंटी एबॉर्शन हार्मोन को भी एक तरीके से एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी इसको हम बोल सकते हैं कि एबॉर्शन को रोकता है। रिलैक्सिन एक हार्मोन है, संभवत
कार्पस ल्यूटियम इसका स्त्रावण करता है। कॉर्पस ल्यूटियम इसका क्या करता है? स्त्रावण करता है। यह गर्भाशय की समाप्ति में स्त्रावित होता है। जब गर्भाशय कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा 9th मंथ हो जाता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब होती है, पूरा 9 मंथ्स की साइकिल कंप्लीट होने के बाद में ये स्त्रावित होता है। और ये क्या करता है बच्चों, जो मसल्स होती हैं, जो फीमेल की जो पेशियां होती हैं, उनमें संकुचन का प्रभाव दिखाने लगता है। एस्ट्रोजन प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा बच्चों, प्लासेंटा की अगर मैं बात करता हूं तो प्लासेंटा क्या है? ये बच्चों मैंने बनाई आपकी एंडोमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम, ये आपकी एंडोमेट्रियम है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बेबी बनाया और ये इससे अटैच है। ये कौन है? ये आपका फीटस है, ये आपका फीटस है। और ये कौन है? ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं बोलता हूँ प्लासेंटा, प्लासेंटा। अब ये प्लासेंटा क्या करता है? प्लासेंटा को अपन क्या बोलते हैं? अपरा या आवल, अपरा भी बोलते हैं इसको, या हम आवल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, अपरा या आवल। ये क्या करता है? इसको हम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड ही इसको बोलते हैं। ये भी कुछ हार्मोन के स्त्रावण करता है। भ्रूण में गर्भाशय में विकसित होता है। भ्रूण के गर्भाशय में विकसित होते समय भ्रूण व गर्भाशय के बीच संपर्क स्थापित करने वाला भाग प्लासेंटा कहलाता है। इसका काम क्या है? ये बच्चे को, जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, ये भ्रूण को पोषण प्रोवाइड करता है। जो भी मदर ने खाना खाया इस प्लासेंटा के थ्रू यहाँ पे श्वसन, श्वसन, पोषण, पोषण, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये सारे कार्य कौन करता है? ये श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये सारे कार्य कौन करता है? अपरा या आवल, जिसको हम प्लासेंटा बोलते हैं। ये सारे कार्य यही करता है बच्चों। और अब मैं बात करता हूं कौन सा हार्मोन? कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, CHG। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक बोल दो, चाहे HCG बोल दो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बोल सकते हैं इसको अपन। ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है आपका, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है, ये क्या करता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन क्या करता है बच्चों, जिसको हम HCG बोलते हैं। ये जो HCG है ये कौन स्त्रावित करता है? प्लासेंटा ही इसको स्त्रावित करता है। अब बच्चों जब भी ये किस काम आता है? इसकी जो कुछ मात्रा आपको मूत्र के अंदर, फीमेल जब जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके यूरिन के अंदर इसकी मात्रा आपको देखने को मिलेगी। इसकी वजह से अपन टेस्ट भी करते हैं। गोवेडियन जो टेस्ट होता है, जो सबसे पहले एक प्रेगान्यूज जो किट होती है उसकी हेल्प से हम टेस्ट करते हैं। अगर उसके अंदर इसकी अमाउंट आती है तो उसमें कुछ ऐसे 2 लाइनिंग आती हैं, जिसमें से अगर 2 लाइनिंग अगर आ जाती हैं, अगर इसके अंदर प्रेगनेंसी यानी HCG की अमाउंट प्रेजेंट होती है, अगर उसमें HCG होता है तो उसके अंदर, उस किट के अंदर डबल लाइनिंग शो होती है। अगर डबल लाइनिंग शो होती है तो टेस्ट इज द पॉजिटिव। अगर उसके अंदर वो यूरिन का सैंपल हम इसके अंदर रन करवाते हैं, अगर सिंगल लाइनिंग रन होती है तो इसके अंदर नेगेटिव। कैसी आती है? नेगेटिव आती है। यहाँ पे पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे नेगेटिव आएगी। अगर सिंगल लाइनिंग शो कर रहा है तो नेगेटिव, और अगर डबल लाइनिंग शो कर रहा है तो पॉजिटिव। कि इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो हार्मोन है, क्यों कैसे पता चलता है भाई? HCG का स्त्रावण करने लगता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा HCG का स्त्रावण करेगा तो वो हार्मोन यूरिन के थ्रू पास होगा। यूरिन के थ्रू पास होगा तो उसकी जो अमाउंट है वो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेजर हो जाती है, तो हम आराम से पता लगा सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि और क्या कार्य होते हैं। यह एक प्रोटीन हार्मोन है। यह गर्भधारण को बनाए रखने में सहायक होता है। कैसा है? गर्भधारण को बनाए रखने में सहायक रहता है तथा कार्पस ल्यूटियम के स्त्रावण क्रिया का नियंत्रण करता है। जो कार्पस ल्यूटियम का स्त्रावण होता है उसको भी यह क्या करता है? मेंटेन करता है। प्रारंभिक अवस्था के समय प्लासेंटा से HCG तथा CGH काफी मात्रा में स्रावित होता है।
काफी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र द्वारा उत्सर्जित होने लगता है। इस समय मूत्र की जांच यानी यूरिन टेस्ट में HCG की उपस्थिति यानी प्रेगनेंसी का सबूत होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो HCG है इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो ये क्या होता है मूत्र के अंदर उत्सर्जित होने लग जाता है। अब यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। गर्भाधारण की जांच या प्रेगनेंसी टेस्ट में इसी हार्मोन की जांच मूत्र से की जाती है, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट में हम इसी हार्मोन की जांच यूरिन का सैंपल लेके इस ग्रेविडेंट टेस्ट के थ्रू की जाती है। दूसरा जो हार्मोन है बच्चों, प्लासेंटल लैक्टोजन या फिर ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। यह एक प्रोटीन हार्मोन है तथा दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध स्रावण के लिए प्रेरित करता है। जो आपका ये हार्मोन है प्लासेंटल लैक्टोजन, ये क्या करता है, गर्भधारण के समय मिल्क का प्रोडक्शन को उत्तेजित करता है, उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की करता है। नेक्स्ट आता है आपका एस्ट्रोजन, ये स्टेरॉइड हार्मोन है तथा गर्भ अवस्था के दौरान स्तन ग्रंथियों की अतिरिक्त विकास का नियंत्रण करता है, यानी जो आपकी मेमोरी ग्लैंड्स हैं, स्तनियां हैं, उनको ये बढ़ाने का काम करता है। प्रोजेस्टेरोन, ये भी क्या है, यह भी एक स्टेरॉइड है तथा धीरे धीरे धीमा लक्षण हो जाता है। मतलब ये सारे हार्मोन कौन स्रावित कर रहा है, जो आपका कौन है, प्लासेंटा ही ये स्रावित कर रहा है ये सारे हार्मोन बच्चों। HCG, प्लेक्टोजन लैक्टोजन जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटल लैक्टोजन, और एस्ट्रोजन भी स्रावित करता है जो स्तनियों के अंदर यानी स्तनियों को बढ़ाता है। और दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, यह स्टेरॉइड हार्मोन है, धीरे धीरे क्षीण होती जा रही कॉर्पस ल्यूटियम की मंद क्रिया का नियंत्रण करता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम जो कम हो रहा है उसका नियंत्रण करता है तथा गर्भाशय में सबसे गर्भधारण को संभाले रखता है। ठीक है, संभाले रखता है। रिलैक्सिन, और कौन आ गया, फिर आपका आता है रिलैक्सिन, यह भी एक प्रोटीन प्रकृति का होता है। यह शिशु जन्म के समय श्रोणि खोखला यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाकर शिशु को जन्म में सुगम बनाता है। मतलब जो आपकी बोन होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो नीचे वाला पेल्विक गर्डल के पीछे का जो पोर्शन होता है, वहां पे उस बोन्स को थोड़ा सा ब्रॉड करने का काम करता है, थोड़ा हिलाने का मतलब थोड़ा काम करता है। उस समय ये हार्मोन रिलैक्सिन सीक्रेट होता है ताकि जो बेबी है वो इजीली बाहर आ सके। तो ये कार्य इसके होते हैं। उत्तक द्रव्य में ही रहने वाले हार्मोन यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, ये आपकी कोशिकाएं हैं, यहाँ पे ये कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाएं हैं, ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब यहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, इस टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस टिश्यू फ्लूइड को हम ECF बोलते हैं। ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या करता है, इसका क्या काम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कुछ हार्मोन रुधिर में जाने से के बजाय उत्तक द्रव्य में ही रहते हैं। ये निम्नलिखित है। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं कि जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हार्मोन रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है न्यूरो हार्मोन की हम बात करते हैं। न्यूरो हार्मोन यह तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा एक्सोन की पुट्टिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी होती हैं, कुछ इस तरीके की मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। ये जो आपकी स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये आपका सिनेप्स है, यहाँ से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये कुछ वेसिकल्स जनरेट करता है, इसके थ्रू ही ये स्त्रावित होता है। ये कौन है आपका, साइटोन बोलते हैं। ये वाला पोर्शन इसको अपन एक्सोन बोलते हैं और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कुछ डेंड्राइट्स होती हैं। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, यह तंत्रिका की कोशिकाएं एक्सोन की गुंडलियों में, एक्सोन की गुंडलियों में से स्त्रावित होता है। इसमें एसिटिलकोलिन व नॉर एपिनेफ्रिन मुख्य हैं। यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन और एसिटिलकोलिन का स्रावण करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स यह वसीय अम्ल यानी यह वसीय अम्ल फैटी एसिड होते हैं और ये अब तक ज्ञात सभी पदार्थों में से अधिक सक्रिय होते हैं, सबसे मोस्ट एक्टिव होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं।
प्रोस्टाग्लैंडिन्स कई प्रकार के होते हैं, वृक्कों, जननांगों, शुक्राणुओं, थाइमस, मस्तिष्क और आदि कई अंगों की कोशिकाओं द्वारा उत्तक द्रव्य में स्रावित किए जाते हैं, जो कहाँ सीक्रेट होते हैं, टिश्यू फ्लूइड के अंदर ही सीक्रेट होते हैं। एसिटिलकोलिन है और आपका नोरेपिनेफ्रिन है, ये कहाँ स्रावित होते हैं, टिश्यू फ्लूइड के अंदर, यानी ये रक्त में स्रावित नहीं होते, टिश्यू फ्लूइड के अंदर स्रावित होते हैं। ठीक है, यह पदार्थ सर्वप्रथम मनुष्य के वीर्य में देखे गए थे। यह पदार्थ आरेखित पेशियों के संकुचन को प्रेरित करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन शुक्राशय द्वारा स्रावित होकर वीर्य के साथ मादा की योनि में पहुंचकर गर्भाशय की पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। जब कोइटस होता है, जब मेल फीमेल के अंदर कोइटस होता है, तो उस समय क्या होता है बच्चों, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वीर्य के साथ में स्रावित होकर मादा की योनि गर्भाशय के अंदर जाकर, यानी योनि के अंदर क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, स्थिलन करवाते हैं, ताकि जो स्पर्म का मूवमेंट है वो इजीली कहाँ तक, अंडाणुओं तक पहुँच सके। इसलिए इनका यह काम होता है। फिर आपके काइनिन्स आ जाते हैं। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो उत्तक द्रव्य में रासायनिक परिवर्तन होने पर शरीर के किसी एक अंग से निकलते हैं तथा रुधिर वाहिनियों में को फैलाकर दाब घटा देते हैं और रक्त स्कंदन के समय को घटा देते हैं। जो मतलब ब्लड क्लोटिंग होता है उसका टाइम को ये कम कर देते हैं। वेसोडाइलेटर होते हैं। रक्त अगर प्रेशर ज़्यादा होता है यानी वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है तो ये वेसोडाइलेशन कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो बच्चों हमारे आते हैं जो है फेरामोन्स या एक्टोहॉर्मोन्स हम जिनको बोलते हैं। फेरामोन शब्द जो है कार्लसन ने दिया। ये क्या है, इनका जो फेरामोन्स का काम होता है ये व्यवहार का काम होता है, मतलब आपसी जो व्यवहार होता है। फेरामोन्स होते हैं ये आपस में एक अंडरस्टैंडिंग वाला काम डेवलप करते हैं। यह पदार्थ बाह्य स्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। इन्हें सीमियोकेमिकल भी कहते हैं। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो एक जंतु द्वारा स्रावित होते हैं तथा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों में आचरण या व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जो सेक्सुअल फॉर्म है उसको ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखा होगा कि फेरामोन जो होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे की जानवर जो अंडरस्टैंडिंग समझते हैं उसका कार्य ये करते हैं। यह पदार्थ हार्मोन की भांति जहाँ से निकलते हैं वहाँ दूर इनका कार्य क्षेत्र होता है। सर्वप्रथम बॉम्बिकोल नामक फेरामोन का अध्ययन किया गया। यह रेशम के कीट यानी बॉम्बिकोरा मोराई के नाम से जो फेरामोन होता है, यह फेरामोन वाष्पशील प्रकृति के होते हैं, यानी ये इवेपोरेट नेचर के होते हैं तथा यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु द्वारा पहुंचते हैं। अब ये काफ़ी तरह के होते हैं बच्चों। ये मतलब जानवरों के अंदर एक जो होता है उनका व्यवहार होता है वो इस हार्मोन के थ्रू ही होता है। अब ये जो लिंग फेरामोन होते हैं ये क्या करते हैं, यह नर व मादा जंतुओं को प्रजनन हेतु आकर्षित करते हैं। वह मादा रेशम कीट अपने शरीर से बॉम्बिकोल या ग्लिप्यूल जिसको हम बोलते हैं स्त्रावण करती है, जो नर को प्रजनन हेतु आकर्षित करती है। जब प्रजनन करते हैं तो ये कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मेल और फीमेल एनिमल्स होते हैं बहुत दूर तक उनको जब जैसे ही फीमेल दिखाई देती है तो वो बहुत दूर से आ जाते हैं उसके लिए। तो क्यों होता है, क्योंकि इनके फेरामोन सीक्रेट होते हैं और फेरामोन्स वायु के अंदर काफ़ी तक फैल जाते हैं। उनको बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि आसपास में कोई फीमेल है यानी कोई मादा है, तो ताकि वो जल्दी से इजीली उसके पास में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये आपस में इनका व्यवहार होता है। जब कभी भी खतरा आता है तो एक दूसरे को पता चल जाता है इनको कि अपना ग्रुप किधर है, कोई अकेला रह गया तो पता चलता है कि इधर और भी ये जानवर है। तो ये आपसी व्यवहार का जो काम होता है इसमें ये पता चलता है। साइटाबिन हो गया, बिल्ली द्वारा स्रावित फेरामोन हो गए, यानी ये हो गया आपका सामाजिक कीटों में एक सदस्य द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इनका अन्य कीटों को संदेश मिलता है। ये समूहन में सहायक होते हैं, यानी जो उनका ग्रुप होता है ग्रुप से बिछड़ने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई एक जो कीट है, सब आपको देखा होगा चींटियां होती हैं, इनके अंदर भी ये फेरामोन्स होते हैं। जब ये सारी की सारी एक साथ संयुक्त रहती हैं, एक ग्रुप के अंदर ये चलते हैं, तो ये जो सारा काम है इनको एक अलग से ही स्मेल आ जाती है, तो उसके थ्रू ये एक ग्रुप में एक समूह में चलने का जो कार्य करते हैं इसी वजह से करते हैं। सचेतक फेरामोन, अलार्म फेरामोन, यह फेरामोन एक सदस्य के शरीर से निकल कर अन्य साथियों को खतरे की सूचना व आभास कराते हैं। ठीक है, जैसे कीटों में फॉर्मिक अम्ल का स्रावण होना, मतलब अगर कोई भी खतरा आ रहा है, संकट आ रहा है, तो इसके अंदर सारे में, अब जैसे कोई भी खतरा आता है तो पूरे झुंड के अंदर जो पूरा ग्रुप होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, भागदौड़ मच जाती है, वो इसी की वजह से मच जाती है।
ये सब स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लेना, इजीली पढ़ सकते हो। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होती हैं जो अंतःस्रावी भी होती हैं, बाह्यस्रावी भी होती हैं, क्रेटिन्स होती हैं, और स्पोरेडिक गोइटर। जनसंख्या में स्पोरेडिक गोइटर का कारण आनुवांशिक होता है। यह मूलर अंग यानी सबन्यून्य ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि के समजात होती है। ठीक है। ट्रोपिक हार्मोन, यह हार्मोन इसकी अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। और सीमोइड्स रोग होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमोइड्स रोग। यह रोग पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग को नष्ट होने से होते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी नष्ट हो जाती है तो होते हैं। क्रोमोसाइटोमा, ये एड्रेनलिन के अधिक स्त्राव से होते हैं, जिसमें अधिक रक्तदाब, रुधिर में अधिक शर्करा, अधिक उपापचय दर, कंपन व पसीना आने लगता है, जिसको तेज गुस्सा आता है, जिसके अंदर ये ज़्यादा स्त्रावित होता है। एड्रेनलिन क्या करता है, गुस्से को बढ़ाता है, हमारे अंदर उत्तेजित करता है। तो उस वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। उसके अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है और उपापचय दर, उसकी मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, कंपन हो जाता है, वाइब्रेशंस होने लगते हैं, वह पसीना आता है। ट्रू सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी, यह सत्य अकाल पूर्व लैंगिकता व अंड का जल्दी परिपक्वन व शुक्राणुओं का जल्दी उत्पादन होता है। अंड का उत्पादन लड़कियों में 9 वर्ष से पहले, शुक्राणु का उत्पादन 10 वर्ष से पहले होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, ट्रू सेक्सुअल प्रियोसिटी का मतलब है कि जो सेक्सुअलिटी है, जो प्यूबर्टी है आपकी, वो जल्दी आ जाती है। लड़कियों के अंदर 9 वर्ष में आ जाती है। और जो आपके मेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उसमें 10 से पहले आ जाती है। बल्कि सही जो उम्र है वो कितनी है, 13 है। 13 से पहले ये सब स्टार्ट हो जाता है। कूट अंतकाल व यानी सेक्सुअल सूडोप्रियोसिटी यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स व वृषण जननांग के बाह्य जननांग यानी गांठ ट्यूमर के कारण होती है। उनके अंदर ट्यूमर बनने के वजह से होती है, जिसको सूडोप्रियोसिटी बोलते हैं। डिसहापन, नर के टेस्टोस्टेरोन के स्रावण में निष्क्रिय होने से, इसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूकोइडिज्म कहते हैं। हिजड़े यानी द्वितीय जननांग जैसे प्रोस्टेट, शुक्राशय, शीशन का कम विकसित होना या बाह्य लिंग लक्षण जैसे दाढ़ी, मूछें व हल्की आवाज़ होती है। ये कौन सा होता है, कौन सा हार्मोन, एन्यूकोइडिज्म बोलते हैं। नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन के स्रावण से मतलब निष्क्रिय हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, तो वो कुछ ऐसी जाति के बन जाते हैं। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, लीवर यानी सोमेटोडिज्म यानी इंसुलिन व लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको बनाने के लिए प्रेरित करता है। सोमेटोडिन अस्थि की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो ये सारे हो गए बच्चों। आज अपनी जो ग्लैंड्स हैं वो कंप्लीट होती हैं, जो अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो पोर्शन था वो अपना कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच।